हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं आपका पहला पेपर बहुत अच्छा गया होगा एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज का। और हम डीएस परिवार आपके लिए सेकंड पेपर लेके आया है, दैट इज योर एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 2। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर which reaches the ground at time t1 and another stone is thrown vertically down with the same speed reaches the ground in time t2. The third stone is released from the same height when the time of that reaching to the ground. बच्चों सिंपल सी बात है, मान लो ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है। तो इस टावर से हम एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं। पहले हमने इसको ऊपर फेंका, तो बच्चों सिंपल इक्वेशन लगा दें। मान लो ये एच है, तो अब प्रोजेक्शन में क्या लिखते हैं बच्चों हम, जब ये वापस नीचे आके फॉल करेगा यहाँ पर, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू टी, ठीक है ना। आपने किस स्पीड से फेंका ऊपर, यू स्पीड से फेंका, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या किया है, आपने उसी बॉडी को किससे फेंका है, उसी बॉडी को आपने नीचे थ्रो किया है, किससे, सेम स्पीड से, यू। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों इसके लिए, प्लस एच इज इक्वल टू, बोला था डाउन के अंदर आप साइन कन्वेंशन मत यूज करो, या तो सबको नेगेटिव लिखो या फिर सबको पॉजिटिव लिखो। ये T1 था, ये हो गया आपका T2। फिर आपने क्या किया बच्चों, ड्रॉप किया है। अपन ने बच्चों क्या किया है, उसी हाइट से, एच हाइट से अपन ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अगर आपने ड्रॉप किया है तो ये कितने टाइम में पहुंचेगा, T3 टाइम में, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया इसका, 0। कितना होगा यहाँ से, h इजिकल टू 1/2 g3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई आपकी बच्चों। अब इन दोनों क्वेश्चन देखो, पहली वाली से, इन दोनों से अगर मैं देखता हूँ, ये आपका T1 है और ये आपका T2 है। मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों T2 से, T2 से, और इसको इक्वेशन कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो इसको T2 से और T1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद इस क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूँ। बच्चों क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, क्या बनेगा, माइनस का h T1 प्लस T2 इक्वल टू 1/2 g इंटू ऑफ, माइनस बाहर ले लेता हूँ, T1 T2 बाहर आ गया आपका, इंटू T1 प्लस T2, ये बन जाएगा। इस माइनस से ये माइनस हट जाएगा बच्चों, इस T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 हट जाएगा, तो h का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 g T1 T2, ठीक। फिर मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो फिर मैं कौन सी वैल्यू उठा सकता हूँ, T3। तो h को मैं लिख सकता हूँ बच्चों हाफ जी T3 का स्क्वायर, तो 1/2 जी T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/g T1 इंटू, इस हाफ जी से हाफ जी कट गया, तो T3 कितना आ गया आपका, रूट ओवर T1 इंटू T2। अब बच्चों इसमें सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, बहुत आसान देख सकते हो, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। असर्शन पढ़ेंगे, इसका असर्शन क्या है। असर्शन बोलता है द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स इज 0। रीजन द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेंपरेचर। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ से, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो पहले बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। अपन के पास बच्चों अगर हम बात करते हैं डायपोल, तो होता क्या है, डायपोल के अंदर हम देखें, अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस है बच्चों, मान लो एक सब्सटेंस है इस तरह से, ठीक है। तो डायपोल क्या होते हैं बच्चों, रैंडम होते हैं, हर एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। इसका मतलब जो थर्मल टेम्परेचर होता है उसकी वजह से क्या होते हैं, दे आर वाइब्रेटिंग, और दे आर वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। सो ड्यू टू द रैंडम डायरेक्शंस ऑफ दीज, आई कैन से द पी नेट, नेट डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज, इनका एवरेज क्या होता है, 0 होता है। समझ आया। तो अपन क्वेश्चन से पढ़ते हैं, the net dipole moment of a given volume containing a large number of the polar molecules is 0। बिल्कुल सही बात है बच्चों, assertion is true। reason the dielectric constant of the polar molecules is independent of temperature। ये गलत बात हो गया बच्चों, dielectric constant of a polar molecules is independent of a temperature। अगर हम बात करें टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, इसलिए तो ये रैंडम प्रोसेस कर रहा है। तो दैट मींस assertion is correct but reason is incorrect। सही आंसर जाएगा इसका हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। if the statement पढ़ते हैं, if the center of mass of the system is at rest, the kinetic energy of the system must be 0। Statement 2, the change in velocity depend on the external force। अब बच्चों को क्या कह रहा है, statement 1, if the center of mass of system is rest, the kinetic energy of the system must be 0।
बच्चों अगर अपन बात करें, मान लो एक बॉडी आपका m1 है और एक बॉडी आपका m2 है, ठीक है। इनिशियली दोनों किस पर है? रेस्ट पर। लेकिन अब मैं जैसे छोड़ूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों क्या होंगे? एक दूसरे की ओर भागेंगे। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको सिस्टम मानता हूं तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम, एफ नेट ऑन सिस्टम कितना आएगा? 0। अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है तो मैं बोल सकता हूं दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज 0। बट बच्चों इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 इसका मतलब ये नहीं है कि v1 v2 0 है। देखो इसके पास v1 वेलोसिटी है, इसके पास v2 वेलोसिटी है। That doesn't mean that v1 and v2 0, but yes, of course, the VCM is always 0 if initially they was at rest. तो अगर अपन यहाँ से देखते हैं बहुत अच्छे से तो समझ में आता है कि पहला स्टेटमेंट क्या है? If the center of mass system is at rest, the kinetic energy system must be 0. ये गलत बात हो गई बच्चों। आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास कहाँ था? रेस्ट पे था। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज विद द इंटरनल फोर्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे कोई एक्सटर्नल होना ही चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2, द चेंज इन द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल सही बात है बच्चों। चेंज इन वेलोसिटी, ऑब्वियसली चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? dv by dt, the rate change of velocity is called the acceleration. अगर आपका चेंज इन वेलोसिटी है तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स होना ही चाहिए। बोलो सर फिर इसके लिए कैसे? अरे तो हम बात अगर m2 की करें, केवल m2 की करें तो इसके पास क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स है, वो चेंज कर देगा। लेकिन अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमको किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास को। तो बच्चों ये कहना कि फर्स्ट सेंटर ऑफ मास सिस्टम की अगर हम बात करें रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम मस्ट बी 0। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 होना चाहिए, इसका कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे VCM 0 लेकिन दोनों चल रहे हैं। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, द चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल सही बात है, चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? Assertion is false and reason is true. C option is correct. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। An electron kinetic energy is 2.0 electron volt incident on a hydrogen atom which is excited state n equal to 2. The collision must be elastic, must be inelastic. अच्छा बच्चों अपन ने क्लासरूम में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्वेश्चन को ना, आपको याद अपन ने अभी फास्ट डिवीजन कॉस्ट चलाया था, उस पर मैंने बहुत अच्छे से आपको कॉलिजन का फैक्टर समझाया था। बच्चों जब भी आपका एटॉमिक कॉलिजन होता है तो एटॉमिक कॉलिजन के लिए लॉस तभी होगा, एटॉमिक कॉलिजन अगर होता है हमारा then loss is always subjected to what? Subjected to excitation. अगर एक्साइटेशन है, अगर बच्चों एक्साइटेशन है तो वो लॉस एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। अब किसी भी दो पार्टिकल के अंदर मान लो हमारे पास m1 और m2 है, ये m1 और m2 है और इनके बीच में मुझे कॉलिजन देखना है। तो अगर इनके बीच में अगर कॉलिजन हो रहा है, मान लो ये v1 रफ्तार चल रहा है और ये v2 रफ्तार से चल रहा है, कॉलिजन हुआ, तो बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन। तो अगर ये है तो हम ये बोलेंगे मैक्सिमम लॉस कब होगा? लॉस विल बी मैक्सिमम। ये लॉस कब होगा बच्चों? जब ई का वैल्यू क्या हो जाए? 0। अगर ई का वैल्यू 0 हो गया तो मैक्सिमम लॉस है, किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ऑफ v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और देखो v2 तो आपका कितना है? 0। अगर v2 0 तो ये कितना हो जाएगा? हाफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब जो लॉस हो जाएगा वो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास? अगर इनिशियल देखें तो 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम है बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा है ना। m2 तो आपका बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? m2 बिकॉज m2 ग्रेटर देन टू m1, सो आई कैन से इट इज हाफ m1 v1 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर यानी कि 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अब ये देखते हैं कि एक्साइटेशन के अंदर क्या लॉस चाहिए। अब देखो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, कहां पर है? n बराबर 2 में। अगर n बराबर 2 में है तो 2 से जब वो 3 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा तो 3 के लिए एक्साइटेशन कितना होता है बच्चों? आई मीन से 3 के लिए अगर हम बात करें, 3 के लिए है ना, इसकी बात करते हैं अपन। ये n बराबर कितना है आपका? 3। n बराबर 3। अगर n बराबर 3 के लिए बात करता हूं, कितना चाहिए यहाँ पर? इसकी एनर्जी होगी आपकी, यहाँ वाले की एनर्जी -13.6 ओवर 9
और इसकी एनर्जी होगी आपकी इस वाली ऑर्बिट की -13.6/4, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है बच्चों, -13.6/n² इंटू Z²। और Z कितना है, कौन है ये, आइडियल ने तो Z तो 1 हो गया आपका, तो यहाँ तो 1 लिख रहा हूँ मैं, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। बच्चों जब अपन को सॉल्व करते हैं कि लॉस कितना एक्साइटेशन चाहिए मुझे, तो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, इट इज इक्वल टू 13.6/9 -13.6/9 माइनस प्लस 13.6/4, तो ये आ जाएगा लगभग आपका बच्चों माइनस का, हम इसे लॉस निकाल रहे हैं, हम लॉस इन एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो दिस प्लस माइनस दिस, ये तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए बच्चों एक्साइटेशन, ठीक है क्या, इतनी एनर्जी चाहिए। अब इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, देख हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन बच्चों पूरा नहीं लगेगा। अब बताओ पूरा लगता तो कौन सा एनर्जी आता, कौन सा कॉलिजन होता है, इनलास्टिक कॉलिजन। लेकिन एनर्जी अगर हमारा मैक्सिमम से छोटा है, लॉस अगर क्या है बच्चों मैक्सिमम से छोटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कॉलिजन। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा कौन सा, इनइलास्टिक कॉलिजन सेकंड। अगर पूरा परफेक्ट 2.0 चाहिए होता तो कौन सा कॉलिजन बनता, परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन। अगर उससे कम लग रहा है तो कितना लगेगा, इनइलास्टिक। और अगर कुछ लॉस होता ही नहीं तो हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कॉलिजन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका, सेकंड। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The length of the open organ pipe is 60 centimeter and that of the closed organ pipe is 40. Then the ratio of the overtone of closed organ pipe and the second overtone of the open organ pipe. देखो third for closed and second for the, बच्चों अगर अपन बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, ये कितना होता है 7B/4L, किसके लिए देखो, ओपन ऑर्गन के लिए, 60 सेंटीमीटर फॉर सॉरी क्लोज के लिए ना, एंड ओपन ऑर्गन पाइप 60 सेंटीमीटर, दैट ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप 40, एंड द रेशियो ऑफ द थर्ड ओवरटोन फॉर क्लोज्ड, ये क्लोज का हो गया, और सेकंड ओवरटोन कितना हो जाएगा बच्चों 3V/12, ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, ओपन के लिए, हम जानते हैं चीज। चलो तो F3/F2 इज इक्वल टू व्हाट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ओवरटोन ऑन ऑर्गन पाइप, रेशियो ऑफ द थर्ड ओवरटोन, तो यही पूछ रहा है F3/F2, तो क्या होगा 7/4LC डिवाइड बाई ऑफ 2LO/B, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 चला जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आना चाहिए आपका 7LO/6LC। ओपन का कितना दिया है 60, तो ये हो गया 760 इंटू 60/6 इंटू LC, LC कितना है क्लॉज का 40। तो फाइनली अगर अपन देखें ये 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, तो हमारा आंसर होना चाहिए बच्चों 7/4। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनटू द स्पेस विद द स्पीड ऑफ v, हॉरिजॉन्टल रेंज इज √3v² / 2g, द वर्टिकल रेंज इज v²/8g, द एंगल विद द प्रोजेक्टाइल मैक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज। तो बच्चों अगर देखें अपन को क्या दिया गया है कि अपन को एक प्रोजेक्टाइल दिया है जो कि किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, मान ले थीटा है, ये इसका स्पीड है, इसका रेंज कितना हो जाएगा बच्चों, रेंज का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, v² sin 2θ, v² sin 2θ/g, यही होता है ना रेंज का फॉर्मूला। अब रेंज कितना दिया है आपको, देखो यहाँ से √3v²/2g, तो v² से तो v² हटा दो, sin 2θ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √3/2, थीटा कितना होना चाहिए बच्चों 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री की वैल्यू है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। अच्छा आप बोलो सर हमको इससे कैलकुलेट करना है वर्टिकल रेंज से, आप वर्टिकल रेंज से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो v², अब वर्टिकल रेंज कौन देगा बच्चों आपको, ये v है, ये कितना हो जाएगा v sin θ, आप लिख सकते हो that h maximum height is equal to v² sin² θ/2g, ठीक है, और h मैक्सिमम कितना दिया आपको v²/8g इज इक्वल टू v² sin² θ/2g। यहां से भी सॉल्व करेंगे तो sin थीटा का वैल्यू कितना देगा बच्चों 1/2, थीटा कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, क्लियर है। तो उसका राइट आंसर जाएगा कौन सा जाएगा 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। A liquid is in a steady flow inside the tube of a non-uniform variation
the two capillary are joined with the tube at two places then. अब देखो बच्चों, अगर अपन देखें यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे तो यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको हमें थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है क्या? देखो यहाँ मान लेते हैं स्पीड हमारा v1 है और यहाँ मान लेते हैं हमारा स्पीड कितना है v2। लेकिन अगर आप देखो यहाँ का क्रॉस सेक्शन, यहाँ के क्रॉस सेक्शन से क्या है, अगर मैं इसको बोलता हूँ क्रॉस सेक्शन यानी कि स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता हूँ एरिया, एरिया, और ये हो गया आपका एरिया 2, एरिया 1। तो बच्चों हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है आपका that area of cross section into velocity is always the constant. So higher the velocity, lesser the area, या lesser the area, higher the velocity. बताओ बच्चों, यहाँ का एरिया बड़ा है तो यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, v1 छोटा होगा किससे? v2 से। अब इस पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं p1 और इस पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं p2। बच्चों बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? p1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर, ठीक है? अब चूंकि v1 छोटा है किससे? v2 से, इसलिए p1 बड़ा होगा किससे बच्चों? v2 से। प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होगा किससे? अगर प्रेशर ज्यादा है यहाँ का तो ऑब्वियसली h1 को बड़ा होना चाहिए किससे बच्चों? h2 को, मस्ट भी होना चाहिए। लेकिन वी हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट द a1 एंड a2 बिकॉज नो आइडिया अबाउट a1 एंड a2, hence the h1 है ना, h1 may greater than to h2, may less than to h2 and may be equal to h2, कुछ भी हो सकता है, आप ऑप्शन पढ़ेंगे। बट इसने h1 बराबर h2 बोला, इसने may नहीं बोला, तो ये गलत हो गया। मस्ट बोला है, ये गलत हो गया। h2 may greater than h1, ये हो सकता है ना, डिपेंड करेगा किस पर? a पर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किस पे हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। टू वेव्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन on superposition produces the standing wave. The transverse displacement is given by the wave. The transverse displacement is given by equation दे रखी है आपको, speed of the traveling wave in the positive x direction। बच्चों मैंने बताया जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन बोलेंगे हमें क्या निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगी आपकी? वेलोसिटी ऑफ वेव इज नथिंग कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब बच्चों टाइम का कोएफिशिएंट देखो यहाँ कितना है? 400 पाई ओवर यहाँ कितना है? 8 पाई बाई 9, 8 पाई बाई 9 इंटू एक्स, ठीक है? सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों? पाई से पाई चला गया, ये चला गया बार 50 टाइम्स है ना, ये हो जाएगा आपका 50 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाना चाहिए 50 इंटू 9। एक्स नहीं है यहाँ पर हमारा, ठीक है? एक्स नहीं है, ये इसको हटा दो। टोटल जो आएगा कितना आएगा? 450 मीटर पर सेकेंड। दिस इज करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? सेकेंड। नंबर 9 देखते हैं बच्चों। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट देन पार्टिकल मूव्स स्ट्रेट लाइन, द फोर्स acted on the particle perpendicular to its velocity, the force acted on the particle perpendicular to its acceleration। अच्छा बच्चों आप ढंग समझो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, या तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो पहली चीज तो क्या हो सकती है? v कांस्टेंट। v क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट। v क्या है यहाँ पर? स्पीड। स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है? और अगर मैं बात करूं अगर सर्कल में चल रहा है तो भी ये हो सकता है, तो भी आपका स्पीड क्या होगा? भाई काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट, तो पहली चीज को समझ में आती है कि हाफ mv स्क्वायर इज कांस्टेंट, और हाफ mv स्क्वायर कांस्टेंट तो क्या होना चाहिए? v कांस्टेंट। v क्या है यहाँ पर? स्पीड। अब स्पीड कब कांस्टेंट हो सकती है? जब या तो फोर्स जीरो हो या फोर्स परपेंडिकुलर क्या हो बच्चों? वेलोसिटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। The approximate depth of the ocean is 5400 meter. The compressibility of water is 45.4 in 10 power minus 11 Pascal inverse. The density of the water is 10 power 3 kilogram per meter cube. What the fraction of compression of water will be obtained in the bottom of the ocean? बच्चों अपन जानते हैं जो बल्क मॉडुलस होता है अपना, बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों? बल्क मॉडुलस होता है डेल P ओवर V, ठीक है? और इसका उल्टा जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है, दैट इज 1/c कंप्रेसिबिलिटी।
तो हम डेल वी बाई वी को लिख सकते हैं बच्चों, इट इज नथिंग बट द सी इंटू ऑफ डेल पी। ठीक है, सी कितना दिया हमको यहाँ पर 45.4 10 पावर माइनस 11, और डेल पी कितना हो जाएगा रो जी एच, गैप पे कितना प्रेशर एक्सेस कर जाएगा रो जी एच, तो ये हो गया 44.54 इंटू 10 का पावर माइनस 11 रो 10 पावर ऑफ 3 जी 10 इंटू एच, और एच कितना हो गया यहाँ पर, एच हाइट दिया आपको 5400। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो 3 और 4 5 6 6 और 5 11, तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर जाएगा वो आ जाना चाहिए अपने पास। देखो कितनी जीरो है, 1 2 3, काउंट करो 3 6, तो 6 को अपन को और एडजस्ट करना है, लेकिन अभी कितको 54 को 10 का पावर माइनस 6, 1 2 3 6 5 रहेगा यहाँ पे ना, ये 5 पावर हो गया इसका। अच्छा, अब अपन यहाँ से और देखें तो ऑब्वियसली 5 4 जो 20 समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए बच्चों। सॉल्व करोगे आएगा 2.4, पावर भी कम होगी 10 पावर माइनस 2, so that will be your final answer. The first answer is correct. बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, the Coulomb force between outermost electron and nucleus is lithium 2 plus atom is radius r is। बच्चों कौन है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो इसका रेडियस कितना दिया है हमें r। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स केवल सेंटीमीटर फोर्स होगा, सेंटीमीटर फोर्स कितना हो जाएगा इसका k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k कितना है, k ही रहेगा, q1 कितना हो गया 3e के बराबर, 3 प्रोटॉन है, और q2 माइनस e के बराबर अपॉन r स्क्वायर, बराबर कितना हो गया -3k e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन दें तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, r कैप से, ये हो गया आपका फोर्स F, जो कि बता रहा है रेडियली इनवर्ड्स, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, F इज इक्वल टू -3k e स्क्वायर अपॉन वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। ये भी आंसर हो सकता है बच्चों। आप देखते हैं कौन कौन सा है, तो यहाँ पर हमको जो दिख रहा है वो आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो 11th हैज अ थर्ड करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज जस्ट सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ। बच्चों अगर हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने आपको पढ़ाया पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो टोटल जो ईएमएफ होता है, मान लो आइडेंटिकल सेल है, इक्विवेलेंट ईएमएफ बोल रहा है, तो किसके बराबर होता है बच्चों, ई के बराबर ही होता है, तो मैं इसको ई ही लिख सकता हूं बस। ठीक है, और अगर इसका रेजिस्टेंस R1 इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो पहला तो गलत हो गया बच्चों ना, in a series combination of two cells if the polarity of the cell is reversed then the equivalent EMF will be changed by equivalent resistance remains unchanged। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन अगर दोनों सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस R1 इसका रेजिस्टेंस R2, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा E1 प्लस E2 और ये बन जाएगा आपका R1 प्लस R2। लेकिन बच्चों अगर एक को उल्टा जोड़ दें हम, ठीक है ऐसे, अब क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट E1 या E2 माइनस, क्योंकि इसकी तरह पॉलिटी रख रहा हूं मैं, सॉरी E1 की तरह पॉलिटी रख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा E1 माइनस E2, ये तो आपका E नेट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 तो चेंज होगा नहीं, दोनों जगह सेम है, केवल EMF चेंज हो रहा है, तो ये सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट 2 इज ट्रू, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Unpolarized light of the intensity 40 watt per meter square passes through the three polarized such that the transmission axis of the first, second polarized max 30 degree with each other. Last polarized is crossed with that of first. इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बच्चों के सब 90 सब 30 पर है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका लाइट है, इंटेंसिटी आई से आ रहा है, तो पहला पोलराइड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज सेकंड वन, दैट इज थर्ड वन। जो सबसे पहला ये अनपोलराइज्ड है आपकी, अनपोलराइज्ड, तो बच्चों अनपोलराइज्ड क्या करती है, सबसे पहले वो इंटेंसिटी को आधे पार्ट में डिवाइड कर देती है। मान लो ये आपके पास पोलराइज था, आपने कितने एंगल से घुमा दिया 30 से, तो क्या इंटेंसिटी 30 डिग्री पर आ जाएगी सब। ठीक है, तो ऐसे समझो ये आपका पहले वाला था, ठीक है,
जब आपने इससे पास कराया, जो लाइट निकली है वो इसी एंगल पे आएगी और इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई 2। अब इसके बाद दूसरा वाला इससे कितने पे रखा हुआ है, वो भी 30 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर अपन देखें तो क्या इंटेंसिटी और डाउन होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, और ये कितना हो जाएगा, मैलस लॉ को फॉलो करेगा, आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 3/4 आई नॉट का स्क्वायर, सॉरी आई नॉट, 3/4 आई नॉट। अब इस 30 डिग्री को, अब दूसरा जो आ रहा है आपका, ये आपका I3 है, ये कौन सा बच्चों, I3, ये वाला, ये पोलराइड 3 है, ये पोलराइड 2 है। अब पोलराइड 3 जो हो गया उसके ऊपर कितनी इंटेंसिटी आ रही है, 3/4, और कितने एंगल पे आ रही है बच्चों, 30 डिग्री पर, तो फिर माइनस लगा दो आई, लेकिन अब इंटेंसिटी कितनी है, 3/4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 अगेन, कितना हो जाएगा ये 3/4 इंटू आई नॉट इंटू 1/2, ये हो जाएगा बच्चों 3/8 इंटू आई नॉट। अब आई नॉट कितना है 40, ये हो गया 3/8 इंटू 40, कितना हो जाएगा बच्चों ये 5 और 5 3 जा 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4th। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों, a rectangular loop has a sliding connector AB of length 1 meter and resistance 3 ohm and are moving with the speed of 2 meter per second shown. The setup is placed in a uniform magnetic field. Then the values of V1 and V2 are। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, याद हो अगर अपने क्लासरूम में, मैंने बोला था आपको कि मूविंग कंडक्टर हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, अगर वो फील्ड लाइंस कट कर रहा है तो वो एक सेल बन जाता है बच्चों। अब बताओ इसका हाई पोटेंशियल कौन सा होगा, हाई पोटेंशियल ऊपर वाला होगा, लो पोटेंशियल नीचे वाला होगा। अगर ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बन गया है बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक सेल की तरह बिहेव करेगा। ये 2 ओम है और यहां से हमने एक हाई पोटेंशियल लगा दिया इस तरह से, और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 3 ओम, ये आपका 3 ओम, ठीक, और यहां पर हमने लगा दिया कितना 1 ओम, ये हो गया आपका 3 ओम और ये हो गया आपका 2 ओम, और ईएमएफ कितना होगा, रो इज इक्वल टू बी इंटू एल, बी कितना है आपका बाय टेस्ला, बी कितना है 2, एल कितना है 1, तो ये हो गया बच्चों 10 मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर, ये आपका ईएमएफ निकल गया 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 10। अब बताओ क्या मुझे ये बताना है कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये V1 है और ये क्या है आपका V2। आप ढंग से देखो, जितना V1 के अक्रॉस होगा उतना ही V2 के अक्रॉस होगा, बिकॉज V1 एंड V2 बोथ आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो V1 बराबर, ठीक है। आप सुनो कितनी करंट फ्लो कर रही है, आप टोटल करंट फ्लो कर लो, कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, अगर मैं करंट निकालूं आई तो टोटल ईएमएफ कितना है 10 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 and 1 पैरेलल 2/3, और उसके बाद 3 आपका सीरीज, तो कितना हो गया 2/3 प्लस 3 11, तो ये हो गया 30/11, ये करंट हो गई आपकी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही V1 होगा वही V2 होगा, तो V इज इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, E कितना है दैट इज योर 10, 10 माइनस I कितना है 30/11 इंटू R कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो गया 110 माइनस 90/11 दैट इज इक्वल टू 20/11। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, दोनों बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, अ वॉल इज मेड ऑफ इक्वली थिक लेयर्स ऑफ A and B डिफरेंट मटेरियल्स, thermal conductivity of A is twice of B in the steady state, the temperature difference across the wall is 72, the temperature difference across the layer A is। बच्चों देखो अगर अपन बनाए यहाँ से तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का ही क्वेश्चन है अपने पास, मान लो ये आपके पास A है और ये आपका B है, ठीक है, इक्वल लेयर्स ऑफ A and B, मतलब इसका थिकनेस भी T है और इसका थिकनेस भी T है, बट डिफरेंट मटेरियल्स, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A is twice of that of B, K मान लो, तो इसका कितना हो गया थर्मल कंडक्टिविटी 2K हो गया, और इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है 72 है, मान लो ये 72 है यहाँ पर, तो ये कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मुझे T निकालना है बच्चों, ठीक है। अपन यहाँ से करते हैं, जितनी करंट हीट करंट यहाँ फ्लो होगी उतनी हीट करंट यहाँ फ्लो होगी, इसका टेम्परेचर पर मान लेते हैं T, ये टेम्परेचर मान लिया मैंने जंक्शन का T, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करेगी, तो हीट करंट HC1 और हीट करंट HC2, हम लिखेंगे HC1 बराबर HC2, HC1 कितना हो गया 72 माइनस
टी इंटू रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू एल अपॉन के इंटू ए। एल सेम है, एल सेम है, ए सेम है, तो आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर बी। ऐसे लिख सकता हूं, आर ए इज, आर बी इज द ट्वाइस ऑफ आर है, ठीक है। आर बी कितना हो गया, बिकॉज यू नो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, तो मोर द के मोर लेस द आर, तो इसका कितना है 2, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया आर बी बाई 2, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस लिखता हूं मैं बच्चों आर बी बाई 2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, ये कितना हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया आपका टी माइनस 0 ओवर आर बी। इस आर बी से आर बी को उड़ा दो, कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा, तो 70 to 144 माइनस 2t इज इक्वल टू व्हाट, टी सॉरी टी, तो 3t कितना हो गया आपके पास 144। हमें टी निकालना है बच्चों, तो टी कितना आ गया यहाँ से, कुछ उल्टा तो नहीं किया अपन ने, गलती हुआ क्या, इसका 2k है तो इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो आर बी बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ वॉल मेड ऑफ द इक्वली थिक लेयर ए एंड बी डिफरेंट मटेरियल्स, common conductivity is a twice that of B in the steady state. The temperature difference across the wall of 72 degrees Celsius. The temperature difference across the A wall is. तो बच्चों अपने पास देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट फ्लो करती है, हीट HC, हीट करंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो होता है L अपॉन K, ठीक है। ये आपका A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, इस पे अपन बोलते हैं, मान लो यहाँ टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो और रेजिस्टेंस किसका कितना कितना है, अगर आप देखो तो हमें बोल रखा है K ऑफ A twice that the K of B, and you know R is proportional to 1 by K, so R of A is equal to half of the R of B, लिख सकता हूँ इसे मैं, ठीक है। अब A और B पता चल गया हमको, तो यहाँ पे हीट करंट कितनी होगी SC1, और यहाँ हीट करंट कितनी है HC2, लेकिन हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन करंट समान होगी यानी बराबर होगी, SC1 बराबर SC2, SC1 कितना हो गया डेल T 72, इसका टेम्परेचर T मान लो, 72 माइनस T अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ A जो कि RB बाई 2 है इज इक्वल टू T माइनस 0 ओवर RB, इस RB से RB कट गया तो 144 माइनस 2T बराबर T आ गया, तो जंक्शन का जो टेम्परेचर हो गया बच्चों वो हो गया 144 डिवाइड बाई ऑफ 3, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 48 डिग्री सेल्सियस। ये जंक्शन का टेम्परेचर है बच्चों यहाँ का, हमको इसके अक्रॉस डिफरेंस निकालना है, तो T हमें निकालना है, T भी हमें 72 माइनस ऑफ 48, तो बच्चों ये आएगा आपके पास 24, इसका राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। 5.6 लीटर हीलियम गैस हैज अ STP compressed adiabatically to 0.7 L. If the initial temperature of gas is T1, the work done in process found to be minus m by n RT1, then the value of m minus n। बच्चों पहली बात तो अपन ये देखते हैं कि 5.6 लीटर है हीलियम, तो कितने मोल्स होगी बच्चों, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो मुझे पता है कि अगर एक मोल में बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 1 लीटर 5.6, इसका मतलब म्यू हो गया आपका 1/4, ठीक है, क्योंकि STP की हम बात करें 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है 1 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर इसका मतलब कितना हो गया, म्यू का वैल्यू 1/4। चलो अब आगे बात कर लेते हैं अपन, तो P1V1 या PV इज इक्वल टू गामा माइनस गामा, ओके, तो P2V2 की पावर गामा, ये एडियाबेटिक हो गया, P को मैं हटा सकता हूं तो यहां से लिख सकता हूं P इनिशियल का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T फाइनल V फाइनल का पावर गामा माइनस 1, और P इनिशियल कितना है आपका 5.6 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T फाइनल कितना है आपको निकालना है हमें, T फाइनल V फाइनल कितना है 0.7, और ये हो गया गामा माइनस 1, ठीक है।
अच्छा आप देखो यहाँ से ढंग से देखो, गामा कितना होगा, देखो कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1 + 2/f, और f कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनोएटॉमिक, तो गामा कितना हो गया 5/3, पुट कर दो यहाँ पर, तो t इनिशियल 5.6 2/3 इज इक्वल टू t फाइनल 0.7 into 2/3, ठीक है। यहाँ से t फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ द t इनिशियल। पहला एक क्वेश्चन हो गया, t फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द t इनिशियल। इसके बाद आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होगा, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स n r t इनिशियल माइनस t फाइनल, t इनिशियल माइनस t फाइनल ऐसे लिखते हैं, एंड डिवाइड बाय ऑफ गामा -1, n कितना आपका 1/4, r t इनिशियल कितना है t1 माइनस t फाइनल कितना हो गया 41 ओवर गामा कितना है 5/3 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का ऊपर जाएगा 9/8 RT1। अब बच्चों कंपेयर कर लो, n m कितना है आपका 9 और n कितना है आपका 8, तो कितना हो जाएगा m - n इज इक्वल टू 8 - 9 - 8 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, व्हेन AC voltage of variable frequency applied across the LCR circuit, the current in the circuit was found to be same at 8 megahertz and at 18 megahertz, then the frequency of the current will be। तो बच्चों अगर अपन करंट की बात करते हैं सीधा सीधा, करंट क्या होती है V/Z, और Z होता है आपका √R² प्लस, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों टोटल X, है ना, XL को नहीं बोल रहा हूँ मैं, टोटल X बोल रहा हूँ। जब फ्रीक्वेंसी आपने लगाई तो इसको बोला X1, ठीक है। ये करंट है किस पर, ω1 पर, ऐसे I2 बोल दिया मैंने V/Z2, और Z2 क्या हो गया, ये 1 है आपका √R² प्लस X2 का स्क्वायर, ये ω2 पर है, ठीक है। लेकिन हमें पता है X1 बराबर X2 होना चाहिए, क्यों, बिकॉज हमें बोला गया I1 बराबर I2, तो यहां से मैं लिख सकता हूं XL को ओमेगा, टोटल X को, ना टोटल X कितना हो जाएगा XL - XC, तो इसको लिखा जा सकता है ω1 into L minus 1 upon ω1 into C is equal to ω2L minus 1 upon ω2C। मैनिपुलेट करेंगे बच्चों, ये से बनेगा ω1 plus ω2 upon ω1 ω2 is equal to ω1 plus ω2 upon LC। इससे कट जाएगा तो LC जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा ω1 into ω2, ठीक है। अब अगर अपन बात करें रेजोनेंस की, रेजोनेंस पे क्या मिलेगा अपन को, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस रेजोनेंस पे हो जाएगा बच्चों XL X1 बराबर X2, और ये तब हो सकता है जब दोनों ω1 बराबर ω2 हो जाए, और ω1 बराबर ω2 हो जाएगा तो क्या ये ω0 हो जाएगा, यही आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो ω0 इज इक्वल टू ω1 इंटू ω2 का अंडर रूट, ठीक है। तो अब अगर देखो आप सीधा सीधा ये √LC के बराबर भी होता है, ω0 क्या होता है √LC, तो √LC इज इक्वल टू नथिंग बट द ω1 इंटू ω2, यहाँ से हम वैसे ही बोल चुके हैं ये वाली चीज, तो कितना हो जाएगा ω1 कितना है 8 इंटू 18, इसका रूट कितना हो जाएगा ये 144, इसका मतलब ये 12 हर्ट्ज आ जाएगा बच्चों। तो राइट आंसर होना चाहिए हमारा 12 हर्ट्ज, दैट मींस दैट 4 मेगा हर्ट्ज है ना, क्योंकि आपका ω1 ω2 मेगा हर्ट्ज में दे रखा है। तो राइट आंसर इज द क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों, टू पार्टिकल execute SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. If they pass one another when going in opposite direction, each time their displacement is half of the amplitude, then what is the phase difference between them? तो बच्चों अगर अपन फेजर डायग्राम बनाएं और इस फेजर डायग्राम से देखें अपन, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है नीचे, और एक पार्टिकल ये मान लो 2 पार्टिकल है, और एक पार्टिकल कहाँ जा रहा है ऊपर। तो अगर अपन यहाँ से बनाएं तो इसका फेजर कुछ इस तरह से बनेगा, ये 2 पार्टिकल है जो नीचे जा रहा है, और ये जो 1 पार्टिकल है ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, और ये जो क्रॉस कर रहे हैं वो कितना है a/2, ये a है ये a है, ठीक है। तो इसका ये फेज डिफरेंस, ये जो होगा वो फेज डिफरेंस होगा, ये वाला हमें जो निकालना है फेज डिफरेंस निकालना है। अच्छा मुझे बताओ ये a/2 है, ये a है, तो ये a cos थीटा, ये भी a cos थीटा,
अगर मैं बोलूँ यहाँ से तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, इसको मैं बोलता हूँ थीटा 1, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। और थीटा 2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा। देखो ये वाला एंगल, ए cos 60 ए cos 60 और दोनों क्या है हाफ, कितना हो गया टोटल 120 डिग्री। तो ये आपका डेल फाई है और डेल फाई 120 डिग्री यानी कि 2 पाई बाई 3। अब देखो 2 पाई बाई 3 कहाँ है, फोर्थ में, राइट आंसर तो क्वेश्चन इज फोर्थ। हेलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। द फिगर गिवन बिलो शोज द टू कैपेसिटर्स C1 and C2 to a 12 volt battery and two switches S1 S2 and S2 is initially kept open, S1 is kept closed until the capacitor C1 C2 is fully charged. Switch S1 is now open, S2 is closed until the electrostatic condition are restored. The percentage loss of the energy stored in C1. बच्चों अगर सबसे पहले आपने क्या बनाया हुआ है, ये इससे कनेक्टेड है, ये C1 है आपका, तो इस पे कितना वोल्ट आएगा, सारा का सारा 12 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका यू इनिशियल कितना होगा 1/2 C1 इंटू 12 का होल स्क्वायर, और C1 कितना आपका देखो 4 तो 2 और ये 144, तो 144 इंटू 2 288 माइक्रो जूल, ये इसका पहला यू इनिशियल हो गया। ठीक है, यू फाइनल निकालते हैं। अब क्या किया आपने, स्विच चलाया और C1 और C2 को अपन ने कनेक्ट कर दिया और स्टेडी स्टेट तक। इस पे कितना वोल्ट था 12 वोल्ट, कितना 4 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है आपका 8 माइक्रोफेरेड। अब क्या होगा बच्चों, स्टेडी स्टेट रीच करेगा, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, इस पे दोनों पे सेम वोल्टेज आ जाएंगे VV। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4V प्लस 8V बराबर इनिशियल चार्ज के बराबर हो जाएगा 12 इंटू 4, तो 12V इज इक्वल टू कितना 4 इंटू 12, तो कॉमन वोल्टेज कितना आ जाएगा बच्चों 4 वोल्ट, ये कॉमन वोल्टेज आ गया आपका। तो फाइनली क्या होगा, मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो इस पर भी 4 वोल्ट और इस पर भी 4 वोल्ट, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 माइक्रोफेरेड वाले की हाफ CV स्क्वायर, हाफ 4 इंटू V स्क्वायर 4, कितना हो गया बच्चों ये 2, ये हो गया आपका स्क्वायर 16 2 जा 32, ये हो जाएगा 32 माइक्रो जूल। फिर देख लो दोनों में 4 वोल्ट आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, तो इसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, C4 है हाफ CV, हमसे बोल रहा है 4 की कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो चलो अब निकालते हैं अपन ने फाइनल लॉस इन एनर्जी, तो 288 माइनस 32, ठीक है, एंड डिवाइड बाई ऑफ ओरिजिनल एनर्जी 288, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल निकालना है, तो ये परसेंटेज लॉस कितना होगा 0 सॉरी 0 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 5 256 अपॉन 288 इंटू 100 करेंगे बच्चों, तो ये जो आएगा आपका वो लगभग आ जाएगा लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल टू 88 पॉइंट। ठीक है, हमसे ये बोल रहे हैं ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रिस्टोर्ड इन द प्रोसेस, परसेंटेज लॉस ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो 88 पॉइंट सॉल्व करो सर, 256 अपॉन 288, तो अगर अपन 2 से कट करें 1 बचा कितना, ये हो जाएगा आपका 5, तो अच्छा अपना ये 2 दे भी रखा है ना, तो सीधा यहाँ लिख दोगे बच्चों 88.9, अपना कैलकुलेट कर लेना आप लोग, तो इसका आंसर आएगा 88.9% है ना, दे रखा ऑप्शन 88.9%। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EM वेव। बच्चों हम जानते हैं अगर कोई EM वेव इस तरफ चल रही है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये C होता है आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स नेचर एंड ट्रेवल्स थ्रू द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 पावर ऑफ 3 into 10 पावर ऑफ, यहाँ पर हल्का सा हम करेक्शन करेंगे, 3 into 10 का पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकंड है बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 सेकंड इज ट्रू, तो सही आंसर है हमारा 4। चलिए किस देखते हैं बच्चों, द सरफेस ऑफ द सम मेटल इज रेडिएटेड by the waves of lambda 1 and lambda 2 respectively, the ratio of the stopping potential in the two cases 2:1, then वर्क फंक्शन। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, तो
ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे को जो दिया हुआ है वो कुछ एक मेटल सरफेस है जहाँ पर लैम्डा 1 स्ट्राइक कर रही है और लैम्डा 2 भी स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन के स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होंगे बिकॉज इनकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग है। तो हम जानते हैं स्टॉपिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, hc ओवर लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, या इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1 2 का 400 ओवर लैम्डा, बट लैम्डा को मुझे एम्ब्रोस्ट्रॉन्ग में लिखना है फिर -5। अब इसको मैनिपुलेट करते हैं तो इसको लिखेंगे EVS1 इज इक्वल टू 1 2 का 400 ओवर लैम्डा 1 कितना है एम्ब्रोस्ट्रॉन्ग में 3500 -5, और EVS2 इज इक्वल टू व्हाट 1 2 का 400 ओवर लैम्डा कितना है एम्ब्रोस्ट्रॉन्ग में 6200, ठीक है ना। अब माइनस का 5, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। जब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो VS1 बाई VS2 2 बाई 1 आ जाएगा, ये आपका आएगा 0 से 0 जाएगा 3.5 ऊपर आएगा -5 ओवर 2 -5, ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 2 5 इज इक्वल टू 3.5 माइनस 5। सॉल्व करेंगे बच्चों 5 आएगा यहाँ से 0.5 जूल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 3.5। क्वेश्चन नंबर 22 देखते बच्चों, कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड टू 15 माइक्रोकूलम। If the plates are pulled apart, reduce the capacitance 6 microfarad, then the external work done, the plates capacitor 675 10 power minus x, the value of x is। तो बच्चों अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टेड नहीं है हमारी, बैटरी क्या है डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि कुछ नहीं बताया था क्या मानते हैं हम, बैटरी डिस्कनेक्टेड। पहली चीज तो आपको ये मानना है कि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है। अब बोलो हमें बोलना है कि देन द एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ सी, है ना, क्योंकि वोल्टेज सॉरी आपका क्या चीज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो मेरे को चलना है क्यू की फॉर्म में, तो मैं इसको हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, हाफ C1 V1 का स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 Q स्क्वायर बाई C1 माइनस Q स्क्वायर बाई 2C2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या फाइनल माइनस इनिशियल लिख दो, माइनस F इज इक्वल टू, ये फाइनल हो जाएगा आपका, ये इनिशियल हो जाएगा, आप इसे लिख लो फाइनली। तो W वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1/2 C फाइनल सॉरी Q स्क्वायर ओवर C फाइनल, है ना, माइनस 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C फाइनल, ये हो गया C इनिशियल, ठीक है। तो बच्चों अब देखो Q स्क्वायर कितना है, Q बराबर कितना है आपको देखो दे रखा है कितना 15, Q तो हो गया बच्चों 15 और इसका होल स्क्वायर, और ध्यान है माइक्रो में तो 10 का पावर माइनस 12, क्योंकि माइक्रो का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। अच्छा बाई 2 बाहर ले लो 1/C फाइनल माइनस 1/C इनिशियल, कितने तक लेके गया है 6 से, और कहाँ से 10 से, तो ये हो गया 6 माइनस 1/10 माइक्रो में है, तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 1/10 पावर माइनस 6 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो कितना हो गया ये 15 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 का पावर माइनस 6, क्योंकि एक नीचे वाला माइक्रो चला जाएगा, और मैं 60 एलसीएम लेता हूँ बच्चों, 60 लूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, या 30 ले लो, ठीक है, 5 माइनस 3/30 ये हो जाएगा। फाइनली जो अपना आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, 2 से पूरा 2 चला जाएगा, 15 इंटू 15 इंटू 10 का पावर माइनस 7, और नीचे बचेगा 3, 3 से इसको काट दो 5 बार 75 इंटू 10 का पावर माइनस 7, हमको दे रखा 75, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7। नंबर 23 देखते हैं बच्चों, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज फुली चार्ज टू 20 वोल्ट सप्लाई, then it is disconnected from the supply and connected in series to another uncharged 5 microfarad capacitor. If the energy change during the charge redistribution is x by 100, the value of x nearest integer. बच्चों 10 microfarad capacitor fully charged to 220. Disconnect supply and connected in series the another uncharged 5 microfarad capacitor. If the during the charging the charge redistributed energy redistributed, if the energy change during the charge redistribution is x by 100, then x is nearest integer। बच्चों आपको अगर अपन पता है लॉस का फॉर्मूला सीधा जानते हो क्या, 1/2 फॉर्मूला लिखाया था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू वोल्टेज 1 माइनस वोल्टेज 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 C1 कितना है यहाँ पर हमारे को दिया है 10, C2 कितना है 5,
ओवर 15, ठीक है, और इंटू V1, V1 कितना है आपके पास 220 और V2 0 है, 220 माइनस 0 हो जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 3 बार और ये चला जाएगा 5 टाइम्स, 5/3 इंटू 220 और ये आपका माइक्रो जूल है, माइक्रो जूल, ठीक है ना। चलो कितना हो जाएगा ये 52200 और ये हो जाएगा बच्चों 1100 इंटू 10 का पावर माइनस 6 ओवर 3। तो हमें x का वैल्यू निकालना चाहिए, v का स्क्वायर भी है यहाँ पे ना, ये चीज भूल गए थे अपन, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपन यहाँ पर, तो एक अपन 220 से o मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 220 से o मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये हो गया आपके पास 20 आई मीन से दिस 11 इंटू 22 इंटू 2010 3 जीरो माइनस की 3 जीरो बचेगी ओवर 3, तो एक दो नीचे और ले जाओ हाँ 100, क्योंकि आपको नीचे 100 लेके जाना है तो इसको बचाना है आपको। तो पहले बात तो 22 को मल्टीप्लाई कर लो, 2222 तो कितना हो गया 242 ये हो गया 240 24.2 ओवर 300, ठीक है। अब 24.2 है तो लगभग 8 बार कट जाएगा बच्चा, तो ये हो गया 8/100 और जूल के अंदर आंसर है हमारा। तो x का वैल्यू कितना हो कंपेयर करेंगे तो 8, x इज इक्वल टू कितना हो गया 8। क्वेश्चन 24 देखते हैं बच्चों, प्रोटॉन विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स विद द साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, इट गेट्स एक्सेलरेशन ऑफ 10 पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। बच्चों को देखें सीधा क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स पर है, हम जानते हैं फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, और देखो यहाँ पर मैं बोला प्रोटॉन विद द काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो लिखूंगा फोर्स जो हो जाएगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है m इंटू 10 पावर ऑफ 12। अब यहाँ पे प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी भी दी है, तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, यहाँ से अगर लिखूं मैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है मुझे 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 मेगा 10 पावर 6 इंटू ई स्क्वायर, ठीक है क्या, कि हमें जूल में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। और फोर्स को क्या लिख सकता हूँ बच्चों QVB EVB इज इक्वल टू m इंटू 10 पावर ऑफ 12 परपेंडिकुलर इंटर करा है इसलिए EVB लिख रहा हूँ मैं, और EVB यहाँ से मैं V का वैल्यू लिखूंगा हाफ mv स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, m मेरे को मालूम है, अच्छा m नहीं चलो कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को क्या निकालना है यहाँ से वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया m इंटू 10 पावर ऑफ 12, ठीक है, एंड डिवाइड बाई ऑफ E इंटू V, और V कितना है आपका V स्क्वायर है हमारे पास, तो V कितना हो गया 4 इंटू 10 का पावर ऑफ 6 इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई m का रूट, तो B का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा m इंटू 10 पावर ऑफ 12, तो यहीं पे पहले V को पुट कर दो बच्चों, ये V है ओवर E इंटू 4 इंटू 10 पावर ऑफ 6 ई स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ m, सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आएगा 0.5 टेस्ला, तो आंसर जो जाएगा मिली टेस्ला ना, मिली टेस्ला आंसर हो जाएगा 0.5 मिली टेस्ला। 26 देखते बच्चों, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 30 डिग्री, अ रे इज इंसिडेंट onto one of the face perpendicular to it. If the refractive index of the glass 1.5, then the angle between the incident and emergent ray. बच्चों अगर ऑप्टिक्स के इस क्वेश्चन को अगर हम ढंग समझे तो लाइट कैसी आ रही है आपकी, नॉर्मल आ रही है इस तरह से, राइट, यही आपका रे डायग्राम है, और देखो ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका प्रिज्म एंगल है, तो ये भी एंगल प्रिज्म 90 माइनस 30 90 माइनस ए हो जाएगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा आपका ए, और लाइट रिफ्रैक्ट होगी कुछ इस तरह से, ये आर हो जाएगा आपका। अब इस लाइट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये जो होगा वो डेविएशन हो जाएगा डेल, तो डेल का वैल्यू कितना होगा बच्चों, डेल डेविएशन जो होगा हो जाएगा आर माइनस ए, ये निकालना है अपन को आर निकालना है बेसिक, स्नेल्स लगा लो, क्या लगेगा स्नेल्स लो, साइन आई, और म्यू कितना है इसका 3/2 साइन आई, आई कितना है 30 डिग्री, सॉरी ए और ए कितना आपका 30 डिग्री, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर,
आर कितना बन जाएगा बच्चों 3/4, जो कि साइन आर है ना, साइन आर का वैल्यू हो गया 3/4, तो आर का वैल्यू होगा 48 पॉइंट, ठीक है, लगभग 48.6 हम लिख सकते हैं, 48.6। देखो बेसिकली है ना, ये चीज हमें देनी चाहिए थी उसको, है ना, 40, ये हमको वैल्यू उसको देना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो ये फॉल्ट है भाई, क्योंकि बच्चों को वहां पे एग्जाम के अंदर तो ये पता नहीं चलेगा ना वैल्यू कितनी है। तो बच्चों वो मत होना, आपको वो देगा, ठीक है, वहां पे 101% देगा आपको। ये 48.6 डिग्री होती है आर का वैल्यू, तो यहां से लिख सकते हैं 48.6 माइनस 30, इसका आंसर आना चाहिए बच्चों 18.6 डिग्री। बट परेशान मत होना, इसका आंसर आपको वैल्यू दी जाएगी आर की, है ना, कि आपको एक तो इंटीजर टाइप है 18.6, हाँ अगर इंटीजर टाइप नहीं होता तो मैं ऑप्शन देख के पता लगा सकते थे। तो बच्चों अगर आप देखें तो हम ये जानते हैं बीटा जो होता है इट इज अ बल्क मॉडुलस एंड दैट इज डेल पी ओवर वी। तो डेल वी ओवर वी क्या हो गया बच्चों, इज इक्वल टू डेल पी ओवर बीटा, ठीक है, और हमें दिया हुआ बीटा के, ये हो गया डेल पी ओवर के। ओके डन डन। और डेल वी को लिख सकता हूँ 3, एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। तो बच्चों यहाँ से डेल वी बाई वी निकालता हूँ अगर मैं, तो ये बनेगा 3 डेल आर बाई आर, ठीक है, 3 डेल आर बाई आर। तो हम लिख सकते हैं 3 डेल आर बाई आर इज इक्वल टू व्हाट, डेल पी। डेल पी क्या हो जाएगा, अब देखो अगर कोई पिस्टन है, ठीक है, मान लेते हैं पहले इस पे कोई केवल केवल कौन था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था P0, अब कौन आ गया mg, तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों mg बाई एरिया, सॉरी mg बाई एरिया प्लस P0। चेंज इन प्रेशर कितना होगा डेल पी, फाइनल और इनिशियल तो P0 था, तो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा mg बाई एरिया। तो डेल पी को लिख सकता हूँ mg बाई ऑफ एरिया, स्मॉल ए दिया हुआ है यहाँ पर आपको, और बीटा के आपका, तो सीधा डेल आर बाई आर जो बन गया आपका, वो बन गया mg अपॉन 3ka, ठीक है, और 1/3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं लगभग 3.33, तो आंसर जो जाएगा इसका वो जाएगा लगभग 0.33 mg अपॉन के। बच्चों इसका आंसर होना चाहिए 0.33। क्वेश्चन 29 देखते हैं बच्चों, a cell of constant EMF was connected to resistance 18 and then connected to 8. Power delivered in both the cases is the same, then inter resistance। तो बच्चों पर दो तरह की सिचुएशन है, मान लो ये आपका पहले हमने कनेक्ट किससे किया 18 ओम से, ठीक है, और कितना है ये EMF, a cell of EMF फर्स्ट E मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं 18 ओम के, तो यहाँ पे पावर इसके अक्रॉस कितनी आएगी I स्क्वायर इंटू R, और I कितना हो गया E अपॉन कैपिटल R प्लस R का होल स्क्वायर, ये करंट हो गई आपके पास इंटू 18, ये हो गया पावर 1। सेकेंड केस क्या है, दूसरा केस ये है कि आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप किससे कनेक्ट किया है आपने 8 ओम से, और यहाँ पर जो पावर दे रहा है P2, करंट कितनी हो जाएगी बच्चों I2, पावर हो जाएगी I2 का स्क्वायर इंटू 8, I2 कितना होगा E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r, R2 बोल देता हूँ उसको मैं, और इसका होल स्क्वायर इंटू 8, लेकिन वो बोल रहा है दोनों का पावर सेम है, सेम कर देते हैं, P1 बराबर P2, तो E स्क्वायर ओवर R दिया आपको 18 प्लस स्मॉल r इंटू 18 बराबर E स्क्वायर अपॉन R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू 8, इससे चला गया, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 3/2 इज इक्वल टू 18 प्लस r ओवर r, R2 का वैल्यू कितना है 8, R2 बच्चों 8 है आपका ना, 8 प्लस स्मॉल r, ये हो गया 24 प्लस 2r इज इक्वल टू 36, 36 प्लस 2r, r बराबर कितना हो गया 12, बच्चों r का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बच्चों, juggler throws the balls into air, he throws the whenever the previous one is the highest point, if he throws n balls per second then height to which each ball will rise to found g by of 2np, find the value of p। अब बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो मैंने ये बॉल फेंकी और इसके बाद दूसरी बॉल फेंक रहा हूं मैं, कितने टाइम बाद फेंक रहा हूं वो मुझे डिस्कस करना है, यानी कि ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी अब दूसरी बॉल फेंकूंगा, समझ में आ रहा है, इसका मतलब सोचो
n balls per second, n balls per second। तो अगर मैं बोलता हूं कि n बॉल पर सेकंड फोड़, एक सेकंड के लिए कितना हुआ, n balls per second, तो एक सेकंड में कितनी बॉल होगी, 1 by n balls, t इक्वल टू 1 सेकंड। तो टाइम कितना लग गया बच्चों, 1 by n, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का, तो t हो गया 1 by n। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहां से ड्रॉप कर दो बच्चों, h इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू 1 by 2 g इंटू टी स्क्वायर 1 by n स्क्वायर। h इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, g by 2n स्क्वायर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। तो बच्चों p की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2। आप इतना समझो, जगलर थ्रोज द बॉल इज इनटू एयर। अब ये देखो कि जब एक मैक्सिमम हाइट, मान लो टी टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पूछ गई, तो इस बॉल को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो इसका टाइम अगर लगा टी, और मैं बोल रहा हूं दो बॉल का कंसेक्यूटिव, अगर दो बॉल, सुनो ये टाइम कितना है, n बॉल्स पर सेकंड, n बॉल्स पर सेकंड। तो एक बॉल के लिए कितना हो गया, कितना टाइम लगेगा, n बॉल्स पर सेकंड, तो एक बॉल के लिए 1 by n सेकंड, एक बॉल के लिए। वही तो बोल रहा हूं, यहां से आते का टाइम कितना हो गया। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन 30।